आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, बट ये आखिर है क्या? आज हम एक ऐसी कंडीशन को अच्छे से समझेंगे जो लाखों लोगों को अफेक्ट करती है पर अक्सर गलत समझी जाती है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या आईबीडी। अब देखो, आईबीडी को एक मामूली पेट खराब होने से कंफ्यूज करना बहुत आसान है, लेकिन ये बिल्कुल अलग कहानी है। ये कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्रॉनिक यानी लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। चलो इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। तो आखिर ये है क्या? बेसिकली आईबीडी कोई एक बीमारी नहीं है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनकी एक ही मेन प्रॉब्लम है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लंबे टाइम तक सूजन बनी रहती है। और आप यहाँ फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ हेल्थी नॉर्मल कोलन है और दूसरी तरफ एक जिसमें सूजन है और जो इरिटेटेड है। ये कोई आने जाने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पर्सिस्टेंट कंडीशन है और इसके दो मेन फॉर्म्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। चलो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन समझते हैं। आईबीडी एक क्रॉनिक इडियोपैथिक इन्फ्लेमेशन है। ये इडियोपैथिक वर्ड बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि इंटरेस्टिंगली हमें इसका कोई एक एग्जैक्ट कॉज नहीं पता, और इसके दो मेन टाइप्स जिन्हें हम यूसी और सीडी कहेंगे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। तो अगर ये दोनों आईबीडी फैमिली का ही हिस्सा हैं तो इनमें कितना फ़र्क हो सकता है? पता चलता है कि यूसी और सीडी का नाम भले ही साथ में लिया जाता हो, लेकिन बॉडी के अंदर इनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। ये इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। देखो, क्रोन्स डिजीज में इन्फ्लेमेशन पैचेस में आती है, जिसे डॉक्टर्स स्किप लीजन्स कहते हैं। मतलब एक जगह सूजन, फिर अच्छी जगह, फिर दोबारा सूजन। दूसरी तरफ अल्सरेटिव कोलाइटिस कंटिन्यूअस होती है। मतलब ये एक लंबी बिना रुके सूजन वाली एरिया होती है, जो आमतौर पर रेक्टम से शुरू होती है। ये टेबल हमें इन दोनों को अलग करने में और मदद करता है। पहला, लोकेशन। यूसी सिर्फ कोलोन यानी बड़ी आंत तक ही सीमित है, लेकिन क्रोन्स, भाई वो तो जीआई ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है, मुंह से लेके एंड तक। लीजन्स हमने देख लिए, कंटिन्यूअस वर्सेस पैची। लेकिन गहराई देखो, यूसी ऊपर ऊपर रहता है, सिर्फ अंदर की लेयर्स को अफेक्ट करता है, जबकि क्रोन्स ट्रांसम्यूरल है, मतलब ये आंत की पूरी दीवार के आर पार जा सकता है। तो हमें पता चल गया ये क्या है और इनमें फ़र्क क्या है। लेकिन अगला बड़ा सवाल है, ये होता ही क्यों है? जैसा हमने पहले कहा, इसका कोई एक विलन नहीं है। आईबीडी एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह है, जहाँ कई चीज़ें एक साथ गलत होनी ज़रूरी हैं। ये डायग्राम इसको बिल्कुल अच्छे से समझाता है। सोचो, ये एक 3 हिस्सों वाली प्रॉब्लम है। पहला, आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन चाहिए, मतलब आप ऐसे जीन्स के साथ पैदा हुए हों जो आपको इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं। दूसरा, आपके इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ओवर रिएक्ट करता है। और तीसरा, बाहर से कुछ एक एनवायरमेंटल ट्रिगर इस सब को शुरू कर देता है। जब ये तीनों सर्कल्स ओवरलैप करते हैं तब आईबीडी हो सकता है। और इनमें से कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स काफ़ी सरप्राइजिंग हैं, जैसे कि स्मोकिंग। अजीब बात यह है कि ये क्रोन्स का रिस्क बढ़ाता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचाने में मदद कर सकता है। अजीब है ना? दूसरे ट्रिगर्स हैं कुछ पेन किलर्स जैसे एनएसाइड्स, हाई फैट/हाई शुगर वाली डाइट, और एक चीज़ जिसे हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब बचपन में हद से ज़्यादा साफ सुथरा रहने से हमारा इम्यून सिस्टम ठीक से रेगुलेट करना नहीं सीख पाता। तो चलो इसके बायोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स को ट्रेस करते हैं। स्टेप 1, आपके पास अंडरलाइंग जेनेटिक रिस्क है, शायद NOD2 जैसा कोई जीन। स्टेप 2, कोई एनवायरमेंटल ट्रिगर सामने आता है। स्टेप 3, इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम फुल ऑन एक्टिव हो जाता है। स्टेप 4, ये एक्टिवेशन क्रॉनिक ना रुकने वाली सूजन पैदा करती है। और आखिर में स्टेप 5, ये लगातार सूजन असली फिजिकल टिश्यू डैमेज करना शुरू कर देती है। अब आईबीडी को सिर्फ पेट की प्रॉब्लम समझना एक बहुत बड़ी गलती है। ये सिर्फ एक गट फीलिंग नहीं है, इसका असर पूरी बॉडी में महसूस होता है। ऑफ कोर्स, सबसे कॉमन सिम्टम्स पेट से जुड़े हुए हैं। लगातार डायरिया, पेट में दर्द, बुखार और बिना वजह वजन कम होना। रेक्टल ब्लीडिंग भी एक बड़ा साइन है, खास करके यूसी में। इन सब की वजह से अनीमिया हो सकता है, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी, जिससे पेशेंट को थकान महसूस होती है। और यहाँ आती है सबसे ज़रूरी बात, ये सूजन हमेशा आंतों के अंदर ही नहीं रहती, ये फैल सकती है और अपना असर बॉडी के बिल्कुल अलग हिस्सों में दिखा सकती है। इन्हें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस कहते हैं। जैसे पेशेंट्स को जोड़ों में दर्द वाला आर्थराइटिस हो सकता है,
या स्किन पर लाल दर्द भरी गांठें। यह सूजन आंखों को भी इफेक्ट कर सकती है, जिसे यूवीआइटिस कहते हैं, और कुछ केसेस में यह लिवर पर भी असर डाल सकती है। यह साबित करता है कि आईबीडी एक सिस्टेमिक डिजीज है। ये हमें हमारे आखिरी सेक्शन तक ले आता है। डॉक्टर्स इसका पता कैसे लगाते हैं, और अगर इसे मैनेज ना किया जाए तो क्या होता है। जब एक पक्का डायग्नोसिस करने की बात आती है तो एक तरीका है जो सबसे ऊपर है। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है एंडोस्कोपी विद अ बायोप्सी। इसमें कैमरा से आंत के अंदर देखा जाता है और एक छोटा सा टिश्यू सैंपल लिया जाता है माइक्रोस्कोप में जांचने के लिए। और आईबीडी को ठीक से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी सीरियस हो सकती हैं, खास करके क्रोन्स डिजीज़ में। लंबे टाइम तक सूजन रहने से आंत सिकुड़ सकती है, जिससे स्ट्रिक्चर्स बनते हैं और ब्लॉकेज हो जाता है। फिस्टुलास बन सकते हैं, जो ऑर्गन्स के बीच एबनॉर्मल टनल्स होते हैं। ऊपर से डैमेज्ड कट विटामिन B12 जैसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को ठीक से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो चलो सब कुछ एक साथ लाते हैं। हमने क्या सीखा? हमने देखा कि आईबीडी एक नहीं बल्कि दो अलग कंडीशंस हैं, यूसी और सीडी। हमने समझा कि इसका असर सिस्टमिक है, जो पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। और हमने देखा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका डायग्नोसिस और लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट